गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हम अपनी क्लास में बैक्टीरिया यानी जीवाणु के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट की क्लास के अंदर हमने बैक्टीरिया के ग्राम स्टेनिंग मेथड को, यानी कि उसमें ग्राम अभिरंजन विधि को, ग्राम स्टेनिंग मेथड को अपन ने पढ़ा था कि कैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन हो जाते हैं और ग्राम नेगेटिव स्टेन नहीं हो पाते हैं। उसी के आगे आज अपना टॉपिक है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरियाज। रेस्पिरेशन बैक्टीरियाज के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है? रेस्पिरेशन बैक्टीरियाज के अंदर दो टाइप से होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की बात करें तो क्या, रेस्पिरेशन में जो जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल रहते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रहते हैं, वो क्या होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन से वो स्मॉलर के अंदर या सिंपलर कॉम्प्लेक्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं या ब्रेक डाउन हो जाते हैं। मतलब रेस्पिरेशन के अंदर कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन यूकैरियोट्स के अंदर और बैक्टीरिया मींस प्रोकैरियोट के अंदर कैसे होता है। रेस्पिरेशन क्या है? एक अप्रोच है। रेस्पिरेशन इज अप्रोच ऑफ स्टेप वाइज ब्रेकडाउन, स्टेप वाइज ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, यानी कि उनका ब्रेकडाउन होता है। जैसे अपन बात करें यूकैरियोट्स के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो जाने से उसमें सिंपलर मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, जैसे अपन बात कर सकते हैं CO2 की, जैसे बात कर सकते हैं वाटर की। तो एक रेस्पिरेशन होता है एरोबिक और दूसरा रेस्पिरेशन होता है एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या कुछ स्टेप आते हैं। यूकैरियोट के अंदर बात करें या प्रोकैरियोट के अंदर बात करें तो किस प्रकार से आते हैं? फर्स्ट स्टेप इनका आता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होता है कि जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनने तक। सेकंड जो स्टेप आता है वो आता है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में ये जो 2 पायरुविक एसिड है, ये 2 पायरुविक एसिड यानी कि जो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल है, ये पायरुविक एसिड आगे चल करके इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। जैसे यानी कि अपन सेकंड स्टेप यहाँ पर ले लेते हैं, क्रेब साइकिल बाद में लेते हैं। सेकंड स्टेप आता है ये जो पायरुविक एसिड है, इस पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन होता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। किसका? पायरुविक एसिड का, जिससे जो पायरुविक एसिड है वो आगे चल करके एसिटिल कोएंजाइम A में बदल जाता है। फिर इस ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन के बाद में, डीकार्बोक्सिलेशन के बाद में एक स्टेप आता है जिसको बोलते हैं क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में यही एसिटिल कोएंजाइम काम आता है, पूरा साइकिल चलता रहता है। और लास्ट में एक स्टेप आता है ETS। ETS का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ETS का मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है या प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन से अंदर या बाहर होते रहते हैं, उस प्रकार यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट होता है। अब अपन बात करें फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस की, है ना। तो अगर यूकैरियोट्स की बात करते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है? रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी ऑर्गेनेल्स है वो नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कहाँ होगा? यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है मीजोसोम, जो माइटोकॉन्ड्रिया के जैसी होती है, उसके अंदर होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा? ग्लाइकोलाइसिस होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, आगे बात करें क्रेब साइकिल कहाँ होगा? तो ये भी होगा इन साइटोप्लाज्म के अंदर।
ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की और ETS की। तो यहाँ पर वहां जाकर के अगर अपन यूकैरियोट में बात करें तो वहां क्या होता है कि वहां अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन वॉल, वहां पर जो डीकार्बोक्सिलेशन होता है और ETS होता है, लेकिन यहाँ पर अपने पास में मेम्ब्रेन वॉल स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए ये कहाँ कंप्लीट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये भी कहाँ कंप्लीट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अब अपन अगर प्रोकैरियोट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्रोकैरियोट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कुछ उसमें कुछ अंतर्वलन पाए जाते हैं, उसमें कुछ रिब्स पाई जाती हैं। जैसे कि अपन बात करें, ये इसकी हो गई मेम्ब्रेन, ये उसकी हो गई वॉल। तो अंदर की साइड में इसमें कुछ प्रोजेक्शन पाए जाते हैं इस प्रकार से, किसमें, मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है मीजोसोम। ये जो प्रोजेक्शन है मीजोसोम, यही मीजोसोम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है, यही ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और ETS करने का प्लेस होते हैं। सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए वो इस मीजोसोम के अंदर ही कंप्लीट रहते हैं, यानी कि कहाँ होगा, मीजोसोम के अंदर। ये भी कहाँ होगा, मीजोसोम के अंदर। Got it? तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। फिर अपन सेकंड पॉइंट पे आते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या, जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहती है, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये करते हैं। तो ये होते हैं 3 प्रकार के। फर्स्ट आता है इनमें फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है किण्वन होना, सड़ाना कह सकते हैं। फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है कि अगर जो सब्सटेंस है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट से क्या बने, उस कार्बोहाइड्रेट से एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाए और एनर्जी रिलीज हो जाए, उसे क्या बोला जाता है, एनर्जी रिलीज हो जाए और एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाए, उसे बोला जाता है फर्मेंटेशन। यानी कि जो सब्सटेंस है वो कैसा हो, सब्सटेंस हो वो अपना कार्बोहाइड्रेट हो, जिससे उसका ब्रेकडाउन जो है वो एथिल अल्कोहल के अंदर हो जाता है और एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। सेकेंड अपन पॉइंट देखें, फर्स्ट फर्मेंटेशन, सेकेंड होता है प्यूट्रीफैक्शन। प्यूट्रीफैक्शन के अंदर क्या, यहाँ पर जो सब्सटेंस होगा वो सब्सटेंस होगा प्रोटीन, और इस प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन है, यानी कि इस प्रोटीन से जब ब्रेकडाउन होगा, जब इनका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, इनका प्यूट्रिफिकेशन होगा, तो एनर्जी रिलीज होगी। और थर्ड अपन बात करें डीके। डीके के अंदर क्या हो जाएगा, डीके के अंदर कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है या ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसके ब्रेकडाउन से एनर्जी अगर रिलीज हो तो उसको बोला जाता है डीके। ठीक है, तो ये अपना एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक के अंदर ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल और ETS, और इनएरोबिक के अंदर फर्मेंटेशन, प्यूट्रीफैक्शन और डीके। तो इन एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के आधार पर, है ना, इसके बेस पे बैक्टीरिया होते हैं, वो कुछ टाइप के होते हैं। कौन कौन से अपन बात करते हैं, फर्स्ट अपन बात करते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स बैक्टीरिया का क्या मतलब, ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि इनके पास में और कोई चॉइस नहीं रहती है। एरोब का मतलब क्या, प्रेजेंस किसकी हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, है ना, यानी कि ऑक्सीजन इज मस्ट, ऑक्सीजन होना जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं हुई तो इनकी डेथ हो जाएगी, ये मर जाते हैं। यानी ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब है कि इनके लिए ऑक्सीजन मस्ट रहती है, ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो इनकी डेथ हो जाएगी। सेकंड अपन बात करें ऑब्लिगेट एनारोब्स।
ऑब्लिगेट एनाएरोब्स मतलब कि इनमें क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो मस्ट नहीं रहती, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी नहीं है। ये हमेशा ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर ही फंक्शन कर पाते हैं, रह पाते हैं। अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी तो इनकी डेथ हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट ऑब्लिगेट एरोब्स के अंदर ऑक्सीजन इज मस्ट, लेकिन सेकेंड में अगर ऑक्सीजन आई तो ये मर जाएंगे, ऑक्सीजन इनके लिए जरूरी नहीं होती, मस्ट नहीं होती है। तीसरी बात करें फैकल्टेटिव एरोब। फैकल्टेटिव एरोब्स के अंदर क्या एरोब्स है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो है ही, ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन फैकल्टेटिव का मतलब है कि अगर ऑक्सीजन ना हो तो भी चलेगा। ऑक्सीजन है तो ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये क्या हो जाते हैं, एनएरोब्स की तरह काम करने लग जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर भी ये फंक्शन करने, ये अपनी लाइफ साइकिल को चलाते रहते हैं। यानी कि अपन क्या कह सकते हैं, ये एक हिसाब से कैसे हुए, एनएरोब्स हो गए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये एनारोब के अंदर भी, एनारोबिक कंडीशन के अंदर भी रह सकते हैं। तो ये बाई नेचर कैसे हुए, एनारोब, तो इनको अपन फैकल्टेटिव एनारोब कह सकते हैं। फोर्थ अपने पास में एक चीज आती है, क्या, फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव एनारोब, एनारोब का मतलब है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं रहते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रह सकते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन इनको प्रोवाइड भी हो जाए तो भी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि क्या, फैकल्टेटिव एनारोब्स के अंदर क्या, फैकल्टेटिव एनारोब्स में इनमें ऑक्सीजन लेस इन्वायरमेंट रहता है, लेकिन अगर इनको ऑक्सीजन दी भी जाए तो भी ये अपनी लाइफ साइकिल चला देंगे। तो इनकी जो नेचर है वो कैसी हो सकती है, ये एरोब्स हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, एरोब्स, यानी कि इनको अपन फैकल्टेटिव एरोब भी कह सकते हैं। तो ये आज का अपना टॉपिक था, जिसमें अपन ने बैक्टीरिया के एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें अपन इस बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके।